हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। कल के वीडियो में हमने 48 तक क्वेश्चन को किया था। आगे के क्वेश्चनों को हम आज इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश रासायनिक धूम का बनना किन के बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है? जो ये फोटोकेमिकल स्मॉग होता है वह निम्न में से किन की रिएक्शन से बनता है? तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर लॉजिक से क्वेश्चन को निकालने का तरीका ढूंढते हैं। हम इस वीडियो में फोटोकेमिकल स्मोक को अच्छे से समझेंगे, लेकिन किस प्रकार से हम लॉजिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या वर्ड है? प्रकाश रासायनिक धूम। इसमें मैंने हाईलाइट करने वाला शब्द कौन सा है? प्रकाश। यानी कि ऐसा धुआं बनेगा जिसमें प्रकाश उपस्थित होगा। नाम से ये लग रहा है। तो अब चलते हैं ऑप्शन पर। सबसे पहले डी ऑप्शन, NO2 के उच्च सांद्रता ओजोन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच शाम के समय। यहाँ पर क्या बात की गई है? शाम के समय। दूसरा पॉइंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा NO2 के बीच निम्न ताप पर। यहाँ पर वापस क्या बात की गई है? निम्न ताप। बी ऑप्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। यहाँ पर देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। पहला ऑप्शन है NO2, ओजोन तथा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। यानी कि दो ऑप्शन में क्या है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति दी गई है। और प्रश्न में क्या लिखा गया है? प्रकाश। तो प्रकाश चाहिए इसके लिए। प्रकाश कब मिलेगा? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो इन दो ऑप्शन को तो आप सीधा काट सकते हैं, जिसमें निम्न ताप पर या शाम के समय की बात की गई है। दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब इसमें से एक को कैसे कैंसिल आउट करेंगे वो देखते हैं। तो बी ऑप्शन में क्या कहा गया है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हमारा वायुमंडल है उसमें खूब पड़ी है। कार्बन मोनोऑक्साइड खूब निकलती है, जो कार्बन है उसका अपर्याप्त दहन से। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। तो ये तो आम स्थिति हो जाएगी प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के लिए। जबकि जो ए ऑप्शन है उसमें क्या कहा गया है? NO2O3, जो कि वायुमंडल के निचले स्तर पर आम नहीं है, ओजोन। और यहाँ पर ऑक्सीजन आम है। और ये प्रकाश रासायनिक धूम क्या है? एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन अवेलेबल है इजीली वायुमंडल में, तो ये तो इजीली बन जाएगा। और इतना इजीली बनता तो हमारा रहना नीचे बहुत दुर्भर हो जाता। जो हमारा जो वायुमंडल है निचली परत, वहाँ पर इसकी उपस्थिति में जो रोग वगैरह है उनकी बहुत ज़्यादा शिकायत होगी। लेकिन ये जो प्रकाश रासायनिक धूम है ये हर समय नहीं बनता, ये किसी विशेष स्थिति में ही बनता है। ठीक है, इसलिए जो बी ऑप्शन है वो हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ऑक्सीजन तो इजीली अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर ओजोन क्या है? वो इजीली अवेलेबल निचले स्तर पर नहीं है। तो बी कैंसिल आउट हो गया। तो पीछे बचा क्या? आंसर हो जाएगा ए। ये तो हो गया थोड़ा सा सोच के करने का तरीका। अब हम जानते हैं प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा आखिर है क्या। जो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा है ये बनता कब है? ये बनता है जब सूर्य के प्रकाश में जो अल्ट्रावायलेट होती हैं अवरक्त तरंग, वह जब NO2 और जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, वाष्पशील यौगिक, जो किससे निकलते हैं? जो निकलते हैं कार्बनिक यौगिकों के अपर्याप्त दहन से निकलते हैं। और कार्बनिक यौगिक कौन है? जो गैसोलीन हो गया, गैसोलीन यानी कि पेट्रोल डीजल वगैरह हो गए, जो हम ईंधन के रूप में यूज करते हैं, केरोसिन वगैरह हो गया, या फिर कचरा है उसके अपर्याप्त दहन से भी गैसोलीन निकलता है। ठीक है, और ये गैसोलीन बहुत ही क्या होता है? अस्थिर होता है। और गैसोलीन और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं वो किसकी? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, जिससे क्या बनता है? एक तो बनता है ओजोन और दूसरा बनता है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पेन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं उसे। और यही क्या है? यही है धूम कोहरा। यहाँ पर आप देखिए कि जो फोटोकेमिकल स्मोक है वो कैसे बनता है। देखिए कि जो गाड़ियों के ईंधन से, पौधों को जलाने से या ज्वालामुखी से, फैक्ट्रियों से जो निकलते क्या हैं? VOC निकलते हैं, NO2 निकलते हैं, NO निकलते हैं। ठीक है, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जो अल्ट्रावायलेट है उसकी उपस्थिति में क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट ओजोन और पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। यही क्या है? यही है धूम कोहरा, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा। अब यहाँ पर आप दो वर्ड देख रहे हैं, एक है प्राइमरी पॉल्यूटेंट, एक है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। इनको समझते हैं ये क्या है। जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं वो क्या होते हैं? वो सीधे किसी स्रोत से उत्सर्जित होते हैं। कैसे?
जैसे आपने किसी कार्बनिक पदार्थ का दहन किया तो उससे क्या निकलेगा, NO2 निकल सकता है, NO निकल सकता है, या फिर जो वाष्पशील कार्बनिक यौगिक है वो निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये हो गए प्राथमिक प्रदूषक। यानी कि वे प्रदूषक जो सीधे स्रोत से उत्सर्जित होते हैं वे क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं प्राथमिक प्रदूषक। जबकि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, जो प्राथमिक प्रदूषक के मध्य रिएक्शन से बनते हैं। जो यहाँ पर प्राथमिक प्रदूषक हैं इनके रिएक्शन से ही बनेंगे, सीधे किसी यौगिक से या सीधे किसी स्रोत से उत्सर्जित नहीं होंगे, वो होंगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। और जो ये प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा है, आप कोहरा देख के ये मत समझ लेना कि ये सर्दियों में अधिक होता है। जो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा होता है वो कब होता है, वो गर्मियों में अधिक होता है, गर्मियों में अधिक पाया जाता है। और जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर यह अधिक दिखता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो वाष्पशील कार्बनिक यौगिक है वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और NO2 भी साथ में। तो ये तो हो गया हमारा आज का पहला प्रश्न। चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न बहुत ही इजी है, वेरी इजी प्रश्न। यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए, कैल्शियम, लोहा, सोडियम। उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी या किन की आवश्यकता होती है। आपने पढ़ा होगा कि खनिज हमारे हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। क्यों आवश्यक होते हैं? शरीर के विकास के लिए। ठीक है, अब शरीर में ये खनिज कोई ना कोई अपनी आवश्यक भूमिका निभाते हैं। प्रोटीन का बनना हो गया, या फिर हार्मोन के बनने में, या फिर शरीर के विकास में, हड्डियों की मजबूती के लिए, किसी न किसी रूप में जो खनिज है वो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है पेशियों के संकुचन। अब पेशियों का संकुचन है, जैसे कि आप हाथ को घुमा रहे हैं, अब कोई भी बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं शरीर के अंदर, तो वह चाहे आप बोल रहे हैं, कुछ भी शरीर के साथ मूवमेंट कर रहे हैं आप, वो उसमें क्या होता है, हमारी पेशियों का संकुचन होगा ही होगा। यानी कि हमारे शरीर की हर मूवमेंट के लिए पेशियों का संकुचन आवश्यक है। तो मूवमेंट के लिए जो शरीर का हर पार्ट काम करेगा, मस्तिष्क से लगा के जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, हमारा माइंड है, सभी इसके लिए काम करेंगे। ठीक है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक होता है। यानी कि सीधी सी क्या बात हो गई कि शरीर की गतिविधि के लिए यहाँ पर कौन से खनिज आवश्यक है। आप पेशियों के संकुचन की बात को हटा सकते हैं, सीधा सा क्या सोच सकते हैं कि शरीर की गतिविधि के लिए कौन से खनिज आवश्यक है। सीधी सी बात है, हमारे शरीर के लिए खनिजों की आवश्यकता होती है, तीनों होंगे। या फिर इसके अलावा और भी कोई खनिज आ जाए, जैसे कि यहाँ दिए गए हैं, सिलिकॉन हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्रोमियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, पोटेशियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीज हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया। सारे खनिज हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है। यानी कि सारे खनिज हैं बॉडी की पेशी संकुचन के लिए आवश्यक हो जाएंगे। तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, सीधा सा ऑल ऑफ द अबव। जो कैल्शियम है हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक होता है। लोहा है वह हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए आवश्यक होता है। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। ये तो होगा हमारा दूसरा प्रश्न। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा की संसदीय समिति, और इसके ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। सबसे पहले हम लोक लेखा समिति के बारे में जान लेते हैं। हमारे पार्लियामेंट के काम के लिए बहुत सारी समितियां काम करती हैं। उसमें से एक प्रकार आता है वित्त समितियों का। और वित्त समितियां कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की हैं, जिसमें से एक है लोक लेखा समिति, एक है प्राक्कलन समिति, एक है सार्वजनिक उद्यम की समिति। तो हम यहाँ पर थोड़ा तीनों समितियों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न में पूछी गई है लोक लेखा समिति, उसी के बारे में जानते हैं। लोक लेखा समिति है उसका गठन कब हुआ था, सबसे पहले 1921 में हुआ था। और इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसमें होते हैं 22 सदस्य, और 22 में से 15 सदस्य आते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य आते हैं राज्यसभा से। और जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, जो स्पीकर है लोकसभा अध्यक्ष, वह क्या करता है, लोकसभा के किसी सदस्य को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाता है। और जो ये सदस्य हैं इनका चुनाव प्रत्येक वर्ष होता है। और हमने जो अभी तीनों वित्त समितियों की बात की है, तो वित्त समिति के अंदर कोई भी मंत्री सदस्य नहीं हो सकता, कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होगा। तो लोक लेखा समिति में भी कोई मंत्री सदस्य नहीं होगा। लोक लेखा समिति है उसके लिए गाइड, मार्गदर्शक और मित्र की भूमिका कौन निभाता है, वो निभाता है कैग। और जो है लोक लेखा समिति है ये क्या करती है, जो कैग 3 रिपोर्ट जारी करती है। कौन कौन सी,
एक करती है वित्त लेखा रिपोर्ट, विनियोग लेखा रिपोर्ट, और तीसरी है सार्वजनिक उद्यमों पर रिपोर्ट। तो जो वित्त और विनियोग लेखा पर जो रिपोर्ट होती है उससे कौन जांच करता है? उसे जांच करता है लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति के बारे में क्या बातें होगी? इसके अंदर 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसका गठन 1921 में सर्वप्रथम हुआ था। इसका अध्यक्ष लोकसभा से आता है, जिसका चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और यह कैग के प्रतिवेदनों की जांच करती है, और इसके अंदर कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होता है। ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए। दूसरी समिति कौन सी थी? वह थी प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति है, यह सबसे पहले बनी थी 1950 में, और इसका दूसरा नाम क्या है? सतत किफायत समिति। किफायत समिति, कभी प्रश्न आ जाए कि सतत किफायत समिति किसे बोलते हैं, तो प्राक्कलन समिति को ही सतत किफायत समिति बोलते हैं। और इसका काम क्या है? इसका काम है बजट के प्राक्कलनों की जांच करना। और इस समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। और ये 30 के 30 सदस्य किससे आते हैं? लोकसभा से आते हैं। और इसमें भी कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होता है, और जो इसका अध्यक्ष होता है वह लोकसभा का सदस्य होता है, जिसका चुनाव कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और तीसरी समिति कौन सी है? सार्वजनिक उद्यम पर समिति। इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। अध्यक्ष इसका लोकसभा से ही होगा, और मंत्री इसमें कोई सदस्य होगा नहीं। इसका काम क्या है? सार्वजनिक उद्यमों पर कैग के प्रतिवेदनों की जांच करना इसका काम है। और इस समिति को कब बनाया गया था? सर्वप्रथम 1964 में। किस समिति की सिफारिश पर? कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर। यह हो गया हमारी सारी वित्त समितियों के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न पर। यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा है कि लोक लेखा की संसदीय समिति के लिए कौन से इनमें से कथन सही है? पहला कथन क्या है? लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। अभी हमने क्या कहा कि इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं? 22 होते हैं। 22 में से 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। यहाँ पर लोकसभा के 25 सदस्यों की बात की, तो ये पॉइंट हो जाता है सीधा कैंसिल। दूसरा पॉइंट है सरकार की विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करना। अभी हमने इसको देखा था कि यहाँ ये वित्त और विनियोग लेखा की जांच करती है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करना बिल्कुल करता है, अभी हमने देखा। तो कौन से पॉइंट? पहला पॉइंट हो गया गलत, और 2 और 3 है इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन आंसर हुआ बी। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज। इनमें से कौन उस समय उपदेश देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ? तो इस प्रश्न से हम यहाँ पर क्या समझ सकते हैं कि जितने भी संतों के बारे में एनसीईआरटी में नाम आ रखा है उनका टाइम पीरियड तो याद होना ही चाहिए। टाइम पीरियड, उससे हम क्या कर सकते हैं? उनके टाइम पीरियड से अंदाजा लगा सकते हैं कि वह किसके समकालीन थे या नहीं थे। अगर यहाँ पर हमें दादू दयाल का टाइम पीरियड पता होता, गुरु नानक देव का टाइम पीरियड पता होता, त्यागराज का टाइम पीरियड पता होता, तो हम इजीली कर लेते। और साथ ही में जो लोधी वंश का पतन कब हुआ था और बाबर कब सत्तारूढ़ हुआ था, तो ये हुआ था जो पानीपत का प्रथम युद्ध था। कब हुआ था? 1526 में। यानी कि 1526 में इन 3 संतों में से कौन सा संत उपदेश देता था, वो हो जाएगा इसका आंसर। तो थोड़ा इन संतों के टाइम पीरियड के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला नाम था दादू दयाल। दादू दयाल का जन्म 1544 में कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 1603 में। 1544 से 1603 का इनका टाइम पीरियड था। और बाबर कब स्थापित हुआ, और बाबर ने कब सत्ता स्थापित की थी? वो की थी 1526 में। ये तो आंसर हो जाएगा गलत। तो दादू दयाल यहाँ पर किसके समकालीन होंगे? वे होंगे अकबर के समकालीन। अकबर दादू दयाल से एक बार मिले भी थे। दूसरा नाम था गुरु नानक देव। गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1539 में। और बाबर कब सत्तारूढ़ हुआ था? 1526 में। तो गुरु नानक देव तो होंगे ही होंगे। इसके साथ ही गुरु नानक देव के बारे में थोड़ा जानते हैं। इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। तलवंडी जो कहाँ पर है? पाकिस्तान में अभी। और इनकी मृत्यु हुई थी करतारपुर में। तीसरे संत यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर थे त्यागराज। जो त्यागराज है उनका टाइम पीरियड कौन सा था? उनका टाइम पीरियड था 1767 से 1847। यानी कि ये तो मुगल वंश का जो पतन हो गया था उसके बाद जन्मे थे, तो ये तो होंगे नहीं।
त्यागराज के बारे में क्या बात है फेमस? जो त्यागराज थे वो कर्नाटक संगीत के पुरोधा थे। कर्नाटक संगीत के अंदर त्रिमूर्ति आते हैं, त्रिमूर्ति शब्द आता है। उन त्रिमूर्ति यानी उन तीन मूर्तियों में एक कौन थे? त्यागराज भी थे। एक दूसरे कौन थे? श्यामा शास्त्री। और तीसरे थे मुथुस्वामी दीक्षितियार, मुथुस्वामी दीक्षितियार। ये हो गया त्यागराज के बारे में। तो त्यागराज का टाइम पीरियड कौन सा हुआ? 1767 से 1847, अंग्रेजों के टाइम पीरियड में, जब अंग्रेज भारत में स्थापित हो रहे थे उस समय इनका टाइम पीरियड रहा था। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न पर। अब इनमें से कौन सा आंसर होगा? इसमें से होगा आंसर दूसरा सही होगा, क्योंकि दादू दिल अकबर के समकालीन थे और त्यागराज तो जब अंग्रेज भारत में सही से एस्टेब्लिश हो रहे थे उस समय के समकालीन थे। तो यहाँ आंसर हो गया बी। अब यहाँ पर लोधी वंश के बारे में आया है। लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी? लोधी वंश की स्थापना हुई थी 1451-52 में। किसने की थी? बहलोल लोधी ने। और इसका अंतिम शासक कौन था जो 1526 में बाबर के हाथों पराजित हुआ था? वो था इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। और बाबर का टाइम पीरियड कब रहा था? बाबर का टाइम पीरियड रहा था 1526 से 1530 के करीब। और बाबर के बाद कौन आया था? हुमायूं। हुमायूं का समय था 1530 से 1539 और बाद में वापस पुनः आया था 1555 से 56 के बीच। और बीच का जो समय काल है 39 से 55 के बीच, 1539 से 1555 के बीच, इसमें शेरशाह सूरी व इसके बेटे ने शासन किया था। हुमायूं के बाद 1556 से 1606 तक अकबर का समय रहा था। 1606 से 1628 तक जहांगीर का टाइम पीरियड रहा था। और 1628 से 1658 रहा था शाहजहां का समय। और 1658 से 1707 के बीच रहा था औरंगजेब। थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हुए चलिए ताकि हमें ये इजीली याद हो जाए। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? खाद्य श्रृंखला के बारे में हमने पहले के एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो वहां पर आप जाकर देख लेना। अच्छे से हमने वहां पर डिस्कस किया था कि खाद्य श्रृंखला कौन सी होती है। दो प्रकार की खाद्य श्रृंखला होती है, एक अपरद खाद्य श्रृंखला होती है, एक होती चराई खाद्य श्रृंखला। और यहाँ पर जो अपघटक जीव वाली बात की गई है वो कौन सी खाद्य श्रृंखला के पार्ट है? वो है अपरद खाद्य श्रृंखला। ठीक है। अब यहाँ पर जो तीन जीव दिए गए हैं, विषाणु, कवक, जीवाणु, इसका डिस्कशन भी हम पहले वीडियो में कर चुके हैं आगे। यहाँ पर हमारा मेन फोकस किस पे होगा? वो होगा अपघटक जीव पर। अपघटक जीव कौन से होते हैं? अपघटक जीव होते हैं वे जीव जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। जैसे जो ग्लूकोज वगैरह जो जटिल पदार्थ है उनको जो सरल पदार्थों में तोड़ते हैं वो जीव क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अपघटक जीव। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपघटन। अपघटन। अब आप सोच रहे होंगे कि एक शब्द होता है अपघटन और एक होता है पाचन, इसमें अंतर क्या है? पाचन होता है वो क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर में जो एंजाइम वगैरह होते हैं उनके माध्यम से होता है पाचन। ठीक है। और अपघटन जो मृत जीव होते हैं, मृत जीव, उनके जटिल पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है अपघटन। एक शब्द तो हो गया अपघटन या अपघटक। दूसरा शब्द आपने सुना होगा अपमार्जक। अपमार्जक। अपघटक तो कौन होते हैं? जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं, जैसे कि जो केंचुआ हो गया या फिर जो जीवाणु हो गया, कवक हो गए, ये क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। अपमार्जक कौन होते हैं? अपमार्जक वे होते हैं जो मृत पदार्थों को छोटे पदार्थों में तोड़ते हैं, छोटे पदार्थों छोटे कणों में तोड़ते हैं। कौन हो गए? जैसे गिद्ध हो गया, ये कौन है? अपमार्जक है। तो आप अपघटक और अपमार्जक में अंतर यहां पर कर पा रहे होंगे। और जो यहां पर अपघटक थे वे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अपरदभक्षी, दूसरे होते हैं मृतजीवी। अपरदभक्षी होते हैं वो क्या करते हैं? वो करते हैं अपनी ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति के लिए, उनके शरीर के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसकी आवश्यकता पूर्ति के लिए जो जटिल पदार्थ है उनको खाते हैं, जटिल पदार्थों को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं और उनका पाचन के माध्यम से अपघटन करते हैं। जबकि जो मृतजीवी होते हैं
वो क्या करते हैं, वो जो मृत पदार्थ होते हैं, मृत जटिल पदार्थ हैं, उस पर क्या करते हैं, एंजाइमों को स्रावित करते हैं। और ये एंजाइम क्या करते हैं, सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं जटिल पदार्थ को, और उसका सेवन कौन करते हैं, ये जीव करते हैं। जो अपरदभक्षी है उसका एग्जाम्पल है केंचुआ, और मृत जीव का एग्जाम्पल हो गए बैक्टीरिया व कवक। अपघटक होते हैं वो खाद्य श्रृंखला के तीसरे स्तर के जीव होते हैं। तीसरे स्तर के जीव, खाद्य श्रृंखला में 3 स्तर के जीव हैं। पहले स्तर पर हो गए उत्पादक, जो पेड़ पौधे हो गए, उत्पादक प्लैंकटन वगैरह हो गए समुद्र में। दूसरे हो गए उपभोक्ता, और तीसरे हो गए अपघटक। तो अपघटक के एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बैक्टीरिया, कवक, दीमक, केंचुआ, मिलीपीड्स। शैवाल होते हैं वो अपघटक नहीं होते हैं। शैवाल प्लांट जगत से आते हैं, ये अपघटक नहीं होते हैं। गलती से भी आप इसको कर मत देना, शैवाल अपघटक बिल्कुल भी नहीं होते। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न पर। प्रश्न में क्या पूछा गया था, निम्न 3 में से कौन से अपघटक हैं। अभी हमने कवक और जीवाणु के बारे में देखा था, ये तो होते हैं क्योंकि ये एंजाइमों को स्राव करते हैं और जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। जबकि जो विषाणु होते हैं वो अपघटक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, क्योंकि विषाणु जीवित जीव की श्रेणी में आते ही नहीं है। विषाणु जब वायुमंडल में मुक्त होते हैं, विमुक्त होते हैं, तब वो जीवित होते ही नहीं है। इनको जीवन कब मिलता है, जब किसी ये जीवित कोशिका के अंदर जाते हैं, जीवित कोशिका में जाते हैं। जबकि जो मरा हुआ जीव है या मृत जीव है, उसकी कोशिका तो मरी हुई है, उसमें भी जो विषाणु होंगे वो क्या होंगे, मृत अवस्था में होंगे। इसलिए ये अपनी कोई भी गतिविधि मृत कोशिका में नहीं कर सकते, इसलिए विषाणु अपघटक की भूमिका नहीं निभा सकते। तो आप यहां पर अच्छे से समझ गए होंगे कि विषाणु हैं वो क्यों अपघटक की भूमिका नहीं निभा सकते, जबकि कवक और जीवाणु क्यों अपघटक की श्रेणी में आते हैं। इसलिए आंसर हो जाता है यहां पर बी 2 और 3। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र पर। अगला प्रश्न है संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां मत्स्य क्षेत्र यानी कि जहां पर मछलियां सर्वाधिक पाई जाती हैं या मछलियां अच्छी संख्या में पाई जाती हैं, वो होते हैं मत्स्य क्षेत्र। अब इनमें से जो 4 स्थानों के नाम दिए गए हैं, वहां पर किस जगह मछलियां ज्यादा हैं, वो होगा महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र होगा। और मत्स्य क्षेत्र कहाँ ज्यादा होता है, या मछलियां कहाँ ज्यादा होगी, जहां पर मछलियों के पोषक तत्व अधिक होंगे, पोषक तत्व अच्छी मात्रा में पाए जाएंगे। जहां पर पोषक तत्व वहां मत्स्य अधिक। तो इन 4 में से कौन से जगह है वो अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, वो इसका आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल। तो यहां पर पहला प्रश्न है कोष्ण तथा शीत वायुमंडलीय धाराएं मिलती हैं। 2024 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसमें भी यूपीएससी ने एक महासागरीय धाराओं का क्वेश्चन दिया था। उसमें उसने क्या किया था, जो गल्फ स्ट्रीम उसके आगे लिख दिया था ठंडी जलधारा। बाकी स्टेटमेंट था वो एकदम सही जा रहा था, लेकिन यहां पर ठंडी जलधारा लिख दिया था। गल्फ स्ट्रीम है क्या गर्म जलधारा, वो पॉइंट वहां पर गलत हो गया था। यहां पर भी देखिए कोष्ण तथा शीत वायुमंडलीय धाराएं, आप जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में इसको क्या पढ़ लेंगे, महासागरीय धारा ही पढ़ लेंगे। ऐसे पॉइंट को ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अपने दिमाग में बिठा लीजिए। इस प्रकार से जो थोड़ी सी जो मिस्टेक होती है वो हमारे 2.5 से 3 नंबर का नुकसान करवा सकती है। यहाँ पर जो हमें पढ़ना है, एक एक वर्ड को बड़े अच्छे ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर वायुमंडलीय धाराओं की बात की गई, हालांकि यहाँ महासागरीय धारा होता तो एकदम सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर वायुमंडलीय धारा की बात की है, तो ये हो जाता पॉइंट गलत, क्योंकि मत्स्य और वायुमंडलीय धाराओं का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा पॉइंट है नदियां सागरों में प्रचुर मात्रा में ताजा जल प्रवाहित करती हैं। ठीक है, सही बात है कि ताजा जल प्रवाहित करती हैं, वहां पर भी मछली अच्छी खासी पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। कोष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं जहां मिलती हैं, अभी हमने कहा था जहां पर ठंडी व गर्म जलधारा मिलती है वहां पर मत्स्य ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर पोषक तत्व अधिक होते हैं। पोषक तत्व अधिक क्यों होते हैं, इसका रीजन है कि एक साइड से आ रही है ठंडी जलधारा, दूसरी साइड से आ रही है गर्म जलधारा। ठंडी जलधारा क्या होती है, भारी होती है, ये क्या होती है, गर्म जलधारा आने पर नीचे की ओर चली जाती है। तो नीचे की ओर जाती है तो नीचे के जो पोषक तत्व हैं वो हलचल करके कहाँ आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। ऊपर पोषक तत्व अधिक आ गए,
तो यहाँ पर क्या हो गया, मछलियों की आबादी बढ़ गई, मछलियों को भोजन मिला। इसलिए जो कोष्ण और शीत महासागरीय धाराएं हैं वहां पर मत्स्यन अधिक होता है। तो आंसर क्या हो गया, सी। हम ऐसे क्षेत्र के बारे में देखते हैं जहां पर ठंडी व गर्म जलधारा मिलती है। कौन से क्षेत्र जहां मत्स्यन अधिक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्षेत्र, यहाँ पर कौन सी दो धाराएं हैं, एक है ओयासियो धारा और एक है क्यूरोसियो। वो है गर्म जल धारा, क्योंकि ये नीचे से आ रही है, यानी कि गर्म जल से आ रही है, और ऊपर से ठंडा जल कौन सा आ रहा है, ओयोसियो। यहाँ पर क्या बनेगा, तीव्र मत्स्यन क्षेत्र बनेगा, महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र बनेगा। पहला पॉइंट हो गया यहाँ पर। दूसरा आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है लेब्राडोर जलधारा जो कि ठंडी जलधारा है, और एक है गल्फ स्ट्रीम जो कि गर्म जलधारा है, दोनों आपस में मिल रही हैं। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र होगा। तीसरा है यहाँ पर फॉकलैंड है अर्जेंटीना के पास में, यहाँ से जाती है फॉकलैंड धारा जो कि ठंडी जलधारा है, और ऊपर से आती है ब्राजील धारा। यहाँ पर भी क्या बनता है, एक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र बनता है। बाकी जो भी यहाँ पर धाराएं दी गई है वो यूपीएससी के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इन सबको रट लेना है, इनकी स्थिति रट लेनी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषताएं हैं। पहला पॉइंट है ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके किरीट निरंतर वितान बनाते हैं। दूसरा पॉइंट है बहुत सी जातियों का सहअस्तित्व, अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता। इनमें से कौन सी विशेषताएं विषुवतीय वन है। विषुवतीय वन जो कौन से वन होते हैं, सदाबहार वन। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। तो ये कौन से वन हो गए, उष्णकटिबंधीय वन। तो यहाँ पर जो सदाबहार वन या फिर जो उष्णकटिबंधीय वन या फिर जो विषुवतीय वन है, उनकी कौन कौन सी विशेषता है इन तीनों में से। तो देखते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके किरीट निरंतर वितान बनाते हैं। तो सदाबहार वन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट वाले होते हैं, क्योंकि प्रचुर मात्रा में यहाँ पानी मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर एक वर्ड आया है निरंतर वितान बनाते हैं। वितान का मतलब क्या होता है, साधारण भाषा में बोले तो जो छज्जा होता है, छज्जा वही क्या है, वितान है। जैसे छतरी है, जो छतरी का जो ये वाला पार्ट है, यही क्या है, इसकी कैनोपी है। तो पौधों के लिए वितान क्या होगा, जो ये पेड़ है, जो इसका ऊपर वाला जो छज्जा है, ये क्या है, इसका वितान है। तो ऊंचे घने वृक्ष होते हैं, एक दूसरे के पास में चिपके हुए होते हैं, तो इसका जो वितान होता है वो बहुत ही ज़्यादा विशाल होता है, जिसके कारण क्या होती है, सनलाइट भी इन वनों के अंदर मृदा तक नहीं पहुंच पाती है, या पहुंचने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आप समझ गए होंगे वितान क्या होता है। तो जो सदाबहार वन होते हैं वो बहुत ज़्यादा घने होते हैं और एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, तो इनका वितान बहुत ज़्यादा विस्तृत होता है। दूसरा पॉइंट है बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व। यहाँ पर क्या होती है, बहुत सारी जातियाँ पाई जाती हैं पेड़ पौधों की, ठीक है। तो इसमें कोई पेड़ है जिसकी जड़ें बहुत ही अधिक गहरी है, कोई पेड़ है जिसकी जड़ें कम गहरी है, तो यह ऊपर वाले जो पोषक तत्व है उनका अवशोषण कर लेता है, जबकि जिसकी जड़ें गहरी होती है वो मृदा के जो नीचे गहरे पोषक तत्व होते हैं वहाँ से अपना पोषण प्राप्त करती है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, इनका सह अस्तित्व संभव हो पाता है, क्योंकि पौधों की इतनी अधिक जातियाँ होती हैं, तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा बहुत ही अधिक होती है। इस प्रतिस्पर्धा में किस प्रकार से पादप जीवित रह पाते हैं, वो है सह अस्तित्व के कारण। तो यहाँ पर बिल्कुल सह अस्तित्व है, तभी तो इतनी प्रतिस्पर्धा के बीच पौधों की बहुत अधिक प्रजातियां जीवित हैं। तीसरा पॉइंट है अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो। अब यहाँ पर है अधिपादप, एपीफाइट्स। एपीफाइट्स कौन होते हैं, वे पौधे जो दूसरे पौधों पर उग जाते हैं, वो कौन होते हैं, वो होते हैं एपीफाइट्स। यानी कि जैसे कि ये पेड़ है, इस पेड़ की डाल है, इस पर ही कोई दूसरा पादप उग गया, इसे बोलेंगे एपीफाइट्स। विषुवतीय वन होते हैं, वहाँ पर एपीफाइट्स बहुत अधिक पाए जाते हैं। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है वहाँ की जलवायु, वहाँ की व्यवस्था जो पादपों के बीच में है। विषुवतीय वनों में क्या होता है, कैनोपी बहुत अधिक विस्तृत होती है, सनलाइट नीचे तक पहुँच नहीं पाती, ठीक है। और नीचे जो पोषक तत्व हैं उनको लेके भी प्रतिस्पर्धा अधिक होती है। तो जो प्रतिस्पर्धा अधिक होने के कारण पादप जो पोषक तत्व है उनको अपने अंदर ही संचित करके रखते हैं, अपने जो तना वगैरह है उसमें। तो इसलिए इन पादपों में पोषक तत्व अधिक पाए जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर नमी अच्छी खासी होती है, यानी कि वायुमंडल में। तो जो अधिपादप होते हैं वो जल कहाँ से प्राप्त कर लेते हैं, सीधे वायुमंडल से प्राप्त कर लेते हैं। और तीसरी बात, यहाँ पर जो सनलाइट है वो नहीं पहुँच पाती है कहाँ तक, जमीन तक। इसलिए जो छोटे पादप होते हैं उनको जमीन पर उगने में कठिनाई होती है, प्रकाश संश्लेषण अपनी क्रिया को करने में कठिनाई होती है। इसलिए एपीफाइट्स विषुवतीय वनों में अधिक पाए जाते हैं, जो कि दूसरे पादपों पर उगते हैं। इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है
डी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं? हमने कल के वीडियो में देखा था किसके बारे में? भुगतान संतुलन के बारे में। ये देखिए 41 क्वेश्चन में हमने भुगतान संतुलन को डिस्कस किया था। तो हमने यहाँ पर देखा था भुगतान संतुलन के दो खाते होते हैं, एक होता है चालू खाता, एक होता है पूंजी खाता। तो यहाँ तो आगे का जो प्रश्न देखा था अभी हमने, वहाँ किसके बारे में पूछा गया? पूंजीगत खाते के कौन कौन से भाग होते हैं। इस इमेज के माध्यम से हमने भुगतान संतुलन को समझा था। तो यहाँ पर क्या है? ये पूंजीगत खाता। तो ये जो भाग है ये पूंजीगत खाते के पार्ट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। उस टाइम में मैंने बोला था याद करने ही करने हैं, आगे भी क्वेश्चन आ सकता है। एक पेपर में ही 2 बार क्वेश्चन आ गया किसके बारे में? भुगतान संतुलन के बारे में। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हमारे प्रश्न पर। तो यहाँ पर पूंजीगत खाते के कौन कौन भाग हैं? विदेशी निवेश, एफडीआई हो गया, पोर्टफोलियो निवेश हो गया, एनआरआई जमा हो गया, बाह्य सहायता होगी, संपत्ति का क्रय विक्रय, ईसीबी, ये सब किसका पार्ट है? पूंजी खाते का पार्ट है। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न पर। विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, निजी प्रेषित धन, पोर्टफोलियो निवेश। यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है निजी प्रेषित धन, ये किसका भाग है? ये भाग है चालू खाते का। चालू खाते में किसमें? चालू खाते के अंदर जो अदृश्य खाते वाला जो भाग है, उसके अंदर जो अंतरण वाला पार्ट था, उसका पार्ट कौन है? निजी प्रेषित धन। तो तीसरा पॉइंट हो जाता है कैंसल आउट। तो आंसर आ जाता है 1, 2, 4, यानी कि जो विदेशी ऋण है अभी हमने देखा था, और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पोर्टफोलियो निवेश किसका पार्ट होते हैं? पूंजीगत लेखा का पार्ट होते हैं, पूंजीगत खाते का पार्ट होते हैं। एकदम ही सिंपल प्रश्न जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे से व्यू को डिस्कस किया था। आप उस वीडियो में जाके बैलेंस ऑफ पेमेंट को अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 वर्ड आए हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई। एफडीआई किसे कहते हैं? एफडीआई होता है कि कोई भी गैर सूचीबद्ध कंपनी भारत में, गैर सूचीबद्ध कंपनी का मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, वह होगी गैर सूचीबद्ध कंपनी। किसी भी गैर सूचीबद्ध कंपनी में कोई भी निवेश हो गया, कितना भी निवेश, 10 रुपये का निवेश होगा या 10 करोड़ का निवेश, वो किसका भाग होगा? वो होगा एफडीआई का भाग। जबकि जो सूचीबद्ध कंपनियां हैं, जो स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध है, उस कंपनी के अंदर उसकी टोटल जो वैल्यू है उसका 10% से अधिक का जो निवेश होता है उसको बोलते हैं एफडीआई। और दूसरा तो क्या था वर्ड यहाँ पर? पोर्टफोलियो निवेश। पोर्टफोलियो निवेश क्या होता है? जो सूचीबद्ध कंपनी है उसके अंदर 10% से कम का जो निवेश होगा, उसकी जो टोटल कैपिटल के हिसाब से जो 10% से कम का निवेश होगा, वो क्या होगा? वो होगा पोर्टफोलियो निवेश। आसान शब्दों में कहें तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वह निवेश है जो गैर सूचीबद्ध कंपनियों में कितना भी निवेश, जबकि जो सूचीबद्ध कंपनियां हैं उसमें 10% से अधिक का निवेश होता है, वो एफडीआई है। जबकि जो पोर्टफोलियो निवेश है वो होता है सूचीबद्ध कंपनियों में 10% तक का निवेश। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर और सांची स्तूप। उपयुक्त स्थानों में से कौन से भित्ति चित्रकला के लिए जाने जाते हैं? भित्ति चित्रकला का मतलब क्या है? भित्ति यानी कि दीवार पर चित्रकला। कि यहाँ पर जो 3 स्थान दिए गए, इनमें से कहाँ पर दीवार पर चित्रकला की गई है, इसके लिए या फिर फेमस है। तो जो अजंता की गुफाएं होगी, एलोरा की गुफाएं होगी, वहाँ पर तो भित्ति चित्रकला है, क्योंकि बहुत भिक्षु वगैरह थे, वो क्या करते थे, वहाँ पर चित्र बनाते थे भगवान बुद्ध से संबंधित, पद्म पाणी से संबंधित। या फिर जो हिंदू मंदिर है एलोरा के अंदर, वहाँ पर भी क्या है? भित्ति चित्र है। दूसरा है यहाँ पर लेपाक्षी मंदिर। लेपाक्षी मंदिर है वह भित्ति चित्रकला के लिए फेमस है। ये कहाँ पर है? ये है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की जो कुर्मसेलम पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर कौन है? लेपाक्षी मंदिर है। लेपाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे अच्युत राव, उनके जो मंत्री थे कौन? विरूपन्ना और वीरन्ना, इन दोनों ने लेपाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया था। लेपाक्षी मंदिर है वो किसको समर्पित है? वो है भगवान शिव को समर्पित। यहाँ पर भित्ति चित्र है वो बहुत फेमस, अभी हमने देखा था। और जो रामायण में जटायु प्रसंग की जो बात आती है, उसका जो स्थान था वो कौन सा था? लेपाक्षी मंदिर वाला स्थान ही था। जो विजयनगर साम्राज्य है उसमें सबसे जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है वो है इनका साम्राज्य। जो इनका सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ क्या है? वो है इनके वंश। यहाँ पर 4 वंश के शासकों ने शासन किया है, याद नहीं होता। एक है संगम वंश, एक है सलुआ वंश, तीसरा है तलुआ वंश या तुलुआ वंश, चौथा है अराविडु वंश।
संगम वंश का टाइम पीरियड कब था? 1336 से 1486। सलुवा वंश का टाइम पीरियड है 1486 से 1506 और तुलुवा वंश है 1506 से 1565 और अरावैडू है 1565 से 1647। ये इनका टाइम पीरियड आप लिख सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखोगे तो आप बार बार वापस पढ़ोगे, आगे भी वापस लिखेंगे हम, जब विजयनगर का आएगा तो क्या याद हो जाएगा ये। और विजयनगर साम्राज्य से संबंधित एक और कॉम्प्लेक्स चीज़ क्या आती है, एक आते हैं विदेशी यात्री, उसको भी आप थोड़ा यहाँ लिख दीजिए। प्रश्न से तो संबंधित नहीं है लेकिन ऐसे ही वापस आगे देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो यहाँ पर विदेशी, यहाँ पर मेन विदेशी कौन कौन आ चुके हैं, यहाँ पर आ चुके हैं। एक तो है नूनीज नाम है, एक नाम है निकोलो डी कॉन्टी, निकोलो डी कॉन्टी या कॉन्टी। तीसरा है अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक। एक चौथा आता है डोमिंगो पेस और एक आता है अंत में बारबोसा। जो डोमिंगो पेस और बारबोसा हैं वो थे कृष्णदेवराय से संबंधित, कृष्णदेवराय के टाइम आए थे। कृष्णदेवराय फर्स्ट थे, उनके टाइम आए थे। जो अब्दुल रज्जाक है वो आए थे देवराय द्वितीय के टाइम, देवराय सेकंड थे ना, उनके टाइम आए थे विजयनगर साम्राज्य में। निकोलो डी कॉन्टी वो आए थे देवराय फर्स्ट के टाइम, देवराय फर्स्ट के टाइम, निकोलो डी कॉन्टी देवराय फर्स्ट के टाइम। और जो नुनीज थे वो आए थे अच्युत देवराय के समय, अच्युत देवराय। ये ऐसे ही हमने डिस्कस कर लिया, आगे भी डिस्कस करेंगे इसको ताकि याद हो जाए, बार बार आप लिख देना इसको। यहाँ पर अजंता की गुफाओं के बारे में बात की गई। ये गुफाएं कहाँ है? ये है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में कौन सा? औरंगाबाद जिला है। औरंगाबाद जिला में कौन सी नदी? वगोरा नदी, वगोरा नदी के तट पर है। ठीक है। और यहाँ पर गुफाओं की संख्या कितनी है? यहाँ पर 29 गुफाओं की संख्या है, जो कि किससे संबंधित है? जो कि पूरी की पूरी बौद्ध धर्म से संबंधित है। 29 में से जो 4 है वो है चैर और 25 है वो है विहार। कल की वीडियो में देखा था विहार और चैत्य में अंतर। चैत्य क्या होते हैं? बौद्धों के मंदिर यानी पूजा प्रार्थना का स्थान। और विहार क्या होते हैं? विहार होते हैं बौद्धों के भिक्षुकों के निवास स्थान। और जो अजंता की गुफाएं वो क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये हो गया थोड़ा सा अजंता के बारे में। अब देखते हैं सांची स्तूप के बारे में। सांची स्तूप कहाँ पर है? सांची स्तूप है एमपी में, भोपाल से 40-50 किलोमीटर दूर। और इनका निर्माण किसने कराया था? इनका निर्माण कराया था अशोक ने। और ये भी क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और सांची स्तूप है वो कहाँ है? विंध्य पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला का क्षेत्र है, वहां पर है। अजंता की गुफाएं वो सह्याद्री पर्वतमाला में। सह्याद्री पश्चिमी घाट का ही नाम है, पश्चिमी घाट है। उसको महाराष्ट्र में सह्याद्री बोला जाता है, सह्याद्री। उसको कर्नाटका में नीलगिरी बोला जाता है। केरल में उसको अन्नामलई और कार्डमम पहाड़ी बोली जाता है। उसका पश्चिमी घाट उसी का नाम है। जो पश्चिमी घाट है उसका महाराष्ट्र वाला भाग उसी का नाम है। तो ये पश्चिमी घाट में स्थित है। कौन? अजंता की गुफाएं। तो जो सांची स्तूप है वहां पर किसी भी प्रकार की भित्ति चित्र नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा तीसरा, हो जाएगा कैंसल। अजंता की गुफाओं में भित्ति चित्र पाए जाते हैं, लेपाक्षी मंदिर में पाए जाते हैं। तो आंसर हो गया बी। इसी के साथ आज का डिस्कशन हुआ समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।